नमस्कार। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किया विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। कहा यह समय भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का है उदयकाल। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर को बताया ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी। आज से शुरू हुए 4 दिवसीय वेब समिट में लीजेंड्स एंड लीगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडियाज सोल सेशन का आयोजन। सेशन के मॉडरेटर थे अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, मोहनलाल और चिरंजीवी ने विभिन्न विषयों पर रखा अपना पक्ष। पहलगाम आतंकी हमले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कहा यह बेहद गंभीर वक्त, ऐसी मांग मत कीजिए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता हो। याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी से पेश आने की दी हिदायत। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के मकसद से की 3 नई पहल। मतदाता सूचियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा प्राप्त करना, बीएलओ को मिलेगा मानक फोटो पहचान पत्र, मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना है शामिल। और खोखली नारेबाजी और नेक इरादों में जनता ने देखा फर्क। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जातिगत जनगणना के फैसले की सराहना करते हुए कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा सबका साथ सबका विकास सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज से शुरू हुए वेब्स 2025 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का उद्घाटन किया और इसे सृजनात्मकता का वैश्विक उत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक जगत का आह्वान करते हुए कहा कि भारत की हर गली में एक कहानी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत में सृजन करने और विश्व के लिए सृजन करने का सही समय है। यहाँ नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समय भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदयकाल है। उन्होंने कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर को ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्मों की पहुंच अब दुनिया के कोने कोने में हो रही है। दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप
जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने सभी क्रिएटर्स से वेब के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से बड़े सपने देखने को कहा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए खुला आसमान प्रदान किया है। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। प्रधानमंत्री ने रचनात्मक जिम्मेदारी के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि 21वीं सदी की तेज तर्रार तकनीक संचालित दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है। उन्होंने ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य इंसानों को रोबोट में बदलना नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सभी के बीच अधिक संवेदनशीलता और मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के, जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि वेब का मकसद क्रिएटिव क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने का है। उन्होंने कहा कि सभी का प्रयास आने वाले समय में वेब को नई ऊंचाई देगा। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत, जब बालक पैदा होता है तब से मां से उसका संबंध भी लोरी से शुरू होता है। मां से ही वो पहला स्वर सुनता है। उसको पहला स्वर संगीत से समझ आता है। एक मां
जो एक बच्चे के सपने को बुनती है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग एक युग के सपनों को पिरोते हैं। वेव्स का मकसद ऐसे ही लोगों को एक साथ लाने का है। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही है। आज मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया है कि आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से यह आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हुए कहा कि भारत की हर गली में कहानी है और हर पर्वत एक गीत है। पीएम ने सभी क्रिएटर से भारत में काम करने का आह्वान किया और कहा कि यही समय है, सही समय है। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना ही एक खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। साथियों, हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। दिग्गज अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी मुंबई में वेब सम्मेलन में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने लीजेंड्स एंड लीगेसीज द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडियाज सोल सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि इस शानदार पहल से एंटरटेनमेंट, फिल्म, आर्ट, कल्चर और अन्य सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। Prime Minister Narendra Modi ji, he always wanted this to happen. So it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. So I'm glad to be part of it and to be part of this program also with you. फिल्म अभिनेता चिरंजीवी भी वेब सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लीजेंड्स एंड लीगेसीज द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडिया सोल सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि अपने करियर के दौरान उन्होंने दूसरे अभिनेताओं से प्रेरणा ली और नेचुरल एक्टिंग पर ही फोकस किया। My aim is, yes, I should hit the bullseye. And then what is that I can cater? What is that extra I can showcase my abilities to become a star? Then I thought I started
sourcing inspiration, drawing inspiration from my contemporary people. Now Mithun Dada is here. In 77, I was a student in a film institute, acting. I have seen that Mrugaya, and he won the national award for his acting. It was so natural. There were artists that time putting a lot of makeup. Myself, I should not put makeup. I should look very much natural. People should feel I'm next door boy. That kind of image I should bring. So from every person, I drew inspiration. I mold myself. And today, what you are seeing me, that is. अभिनेता मोहनलाल वेब सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लीजेंड्स एंड लीगेसीज द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडिया सोल सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मलयालम सिनेमा का कंटेंट बहुत समृद्ध है और मलयालम फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि एक पीस ऑफ आर्ट है। I had the chance of working with great directors. That time they called us an art films. But even the art film has got entertainment values. So in Malayalam film, the content-wise, we are very rich. We call movies or cinema. So there were art films and commercial films in Malayalam long back. Now the content-wise, the new directors, it's full of art. It's a piece of art, which I cannot call a film as a bad film. It's a beautiful piece of art. तो ये थी वेब समिट से जुड़ी हुई खबरें और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गुनाहगारों को पकड़ने की कोशिश जारी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच देश की सबसे बड़ी आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी NIA कर रही है। इसी क्रम में NIA के DG सदानंद बसंत आज पहलगाम के बैसरन घाटी पहुंचे थे। उन्होंने बैसरन पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की जांच की प्रगति के संबंध में जांच अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वक्त है। देश का हर एक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा है। कोई ऐसी मांग मत कीजिए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कुछ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। इस तरह की बातें कोर्ट में न लाएं जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता हो। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के रूप में दायर किया गया था, जिसमें इस हमले की न्यायिक जांच कराने और कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करने की मांग की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। अटारी बॉर्डर पर आज अभी तक पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट नहीं किया जा सका है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों का तांता लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से अभी तक अपने नागरिकों को वापस लेने पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इस खबर पर गुरमीत सिंह अटारी बॉर्डर से ये
जो सूचनाएं हैं उन्होंने अटारी बॉर्डर से भेजी हैं। गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं अटारी बॉर्डर से, उनसे हम बातचीत करेंगे। गुरमीत, क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास इस वक्त? चंद्रशेखर, 4 बजे अक्सर जो है वो रोज हम देख रहे हैं 24 अप्रैल से इमिग्रेशन का दफ्तर है यहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो कि 4 बजे तक काम करता है। मगर अभी जो तस्वीर है आपको बिल्कुल लाइव तस्वीर इस समय दिखाना चाहूंगा। ये देखिए अटारी बॉर्डर पर इस समय कुछ पाकिस्तानी और भारतीय नागरिक भी हैं जो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। अब इनका ये कहना है कि पाकिस्तान की ओर से गेट क्यों बंद किया गया है ये हमें बताया जाए। ये 2 महिलाएं हैं जो दिल्ली से आई हैं और ये पाकिस्तान की तरफ कराची जाना चाहती हैं। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा जो गेट बंद किए गए हैं उसकी वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये वो समय है जब इमिग्रेशन का समय अक्सर खत्म हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो रिट्रीट सेरेमनी होती है रोज शाम को, उसके लिए लोगों का आना शुरू हो जाता है। अब ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो कि रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए आ रहे हैं। आज पूरे दिन सुबह से लेकर शाम हो गई, पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर पर खड़े हुए इंतजार करते रहे, मगर पाकिस्तान की ओर से गेट ना खोलने के बाद और कोई स्पष्ट जवाब ना देने के बाद इनपुट के मुताबिक अभी तक किसी भी नागरिक का जो पाकिस्तानी नागरिक है उसका ना तो इमिग्रेशन हो सका है ना ही डिपोर्ट किया जा सका है। अब ये देखिए पीछे एक गाड़ियों की कतार है जो सड़क के उस पार है, वो कतार अभी तक भी लगी हुई है। सिर्फ इसी उम्मीद में वहां पर लोग खड़े हुए हैं कि किसी भी तरह ये हो सकता है कि 4 बजे के बाद भी भारतीय अधिकारी इस मैटर को परस्यू करें और पाकिस्तान की ओर से कोई स्पष्ट जवाब आए कि हाँ हम अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। अब इनमें कुछ नागरिक ऐसे हैं जो कि अपनी मर्जी से भी पहुंचे हैं, मगर वो अपनी मर्जी से सिर्फ इसी स्थिति में पहुंचे हैं कि पुलिस द्वारा जो लोकल थाना है उसके द्वारा कांटेक्ट किया गया और सख्त निर्देश दिए गए कि इमीडिएटली अपने इलाके को खाली किया जाए। ज्यादातर जम्मू कश्मीर से लोग आए हैं और ऐसे में डिपोर्टेशन के केस भी काफी हैं जो डिपोर्ट किए जाने हैं। तो उस स्थिति में जो पुलिस उन्हें लेकर आई है एस्कॉर्ट करके, पुलिस फिलहाल उन पाकिस्तानी नागरिकों को अपने साथ वापस ले गई है। यहीं पर आसपास पुलिस का कहना है कि इन्हें रखा जाएगा और कल सुबह फिर से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लेकर आया जाएगा। और यदि कल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर एंट्री मिलती है पाकिस्तान की तरफ से तो कल उन्हें सरहद पार करवाई जाएगी। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा अटारी बॉर्डर की, जहां पर अभी भी ये महिला जो कि कराची जाना चाहती है वो खड़ी हुई है और बीएसएफ के अधिकारियों से लगातार कह रही है कि उन्हें एक बार इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की तरफ जाने दिया जाए और उन्हें पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करने दी जाए कि भाई हमें पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया जाए। हालांकि इन दोनों महिलाओं का, ये 2 महिलाएं इकट्ठी आई हैं, इनका इंडियन पासपोर्ट है मगर पाकिस्तान में मैरिज हुई है। इनका कहना है सारे दस्तावेज हैं, सभी कुछ इनके पास है। पाकिस्तान द्वारा वीजा भी कल की तारीख में इशू किया गया है, यानी 30 अप्रैल को वीजा इशू किया गया है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से इनपुट के मुताबिक अभी तक अपने नागरिकों को स्वीकार करने के लिए कोई भी सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया गया है। भारतीय अधिकारी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और यह स्थिति ऐसी नहीं है जो 1 मई को बनी है। 30 अप्रैल को भी कुछ देर के लिए यह द्वंद्व शुरू हुआ था, ये ऐसी स्थिति बनी थी। 2-2:30 बजे के बाद भी जब पाकिस्तानी नागरिकों का उस पार जाना बंद नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो यहां पर खुद इमिग्रेशन के लिए पहुंचे थे। तो 2-2:30 बजे के बाद पाकिस्तान ने अपना गेट बंद कर लिया। इनपुट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे कहा गया कि आप अपना गेट खोलिए क्योंकि आपके नागरिक अभी भी बड़ी संख्या में आने हैं। तो 2-3 घंटे बाद जब पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ दोबारा एक मीटिंग हुई, उसके बाद यह तय किया गया कि आज जितने भी पाकिस्तानी नागरिक आए हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसमें एक उदाहरण है गोवा से आई हुई एक पुलिस की टीम जो 4 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने साथ लेकर आई थी और सुबह ही 30 अप्रैल को यहां पर पहुंच गई थी। सुबह से लेकर शाम तक गोवा पुलिस की टीम इंतजार करती रही कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब आएगा, मगर शाम तक कोई जवाब नहीं आया। 4 बजे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का दफ्तर जो है वो बंद हो जाता है, मगर उसके बाद भी भारतीय अधिकारी दफ्तर में बैठे रहे, लगातार पाकिस्तान के साथ संपर्क चलता रहा और तकरीबन शाम को 6-7 बजे तक उन 4 पाकिस्तानी नागरिकों का इनपुट के मुताबिक
डिपोर्टेशन हो सका। अब कुल मिलाकर ये जो स्थिति है आज भी ये माना जा रहा है कि लगभग ऐसी बनी हुई थी, मगर कल ये स्थिति 2-3 घंटे के लिए बनी थी, मगर आज पूरा दिन निकल गया, 1 मई पूरा निकल गया और कोई भी पाकिस्तानी नागरिक इस बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ नहीं जा सका। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब से ये तनाव शुरू हुआ है तब से अब तक कितने पाकिस्तानी नागरिक डिपोर्ट किए जा चुके हैं या कितने पाकिस्तानी नागरिक अपने देश में जा चुके हैं इस सीमा के जरिए? देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अगर कल शाम की बात की जाए तो सिर्फ कल की तारीख में 30 अप्रैल की तारीख में तकरीबन 140 पाकिस्तानी नागरिक ये सरहद पार करके अपने मुल्क वापस गए थे। और अगर इन टोटलिटी 24 तारीख से जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसके बाद तकरीबन 926 के करीब पाकिस्तानी नागरिक यहां से वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। इसी प्रकार से अगर कल की बात करें तो भारतीय नागरिक कल की तारीख में अपने मुल्क जो लौटे हैं वो उनकी संख्या है तकरीबन 186। तो जो भारतीय नागरिक यहां पर आए हैं उनकी संख्या बताया जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1400 तक पहुंच चुकी है। मगर फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसे देखकर यह लग रहा है, क्योंकि आज माना जा रहा था कि अटारी बॉर्डर पर आखिरी तारीख है, डेडलाइन है जब तक कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को बॉर्डर को क्रॉस करना था, क्योंकि ये जिन जिन राज्यों से आए हैं वहां पर जो लोकल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अपडेट दी गई थी वो अपडेट लिखकर बाकायदा इन्हें बताया गया था कि आपको 1 तारीख को या 30 तारीख को बॉर्डर क्रॉस कर जाना है। और अगर वो तारीख निकल गई तो अब ये असमंजस की स्थिति में है कि अब इन्हें आगे क्या करना है। ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक अपने लोकल प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ असमंजस बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और विस्तार से वहां की जो स्थिति है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ की खुफिया शाखा की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अमृतसर जिले के भरोपाल गांव के पास हथियारों, गोला बारूद और ग्रेनेड का बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बीएसएफ और पंजाब पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना को रोकने में कामयाबी मिली है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन मुंबई में आयोजित होने वाले वेब्स शिखर सम्मेलन में पहले श्वेत पत्र जारी करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी पहले श्वेत पत्र भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता का एल मुरुगन अनावरण करेंगे। श्वेत पत्र 3 मई को जारी किया जाएगा। श्वेत पत्र भारत के तेजी से बढ़ते लाइव मनोरंजन उद्योग का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें उभरते रुझानों, विकास पथों और क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए रणनीतिक सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है। सरकार के द्वारा केंद्रित निवेश नीति, समर्थन और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ भारत 2030 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 लाइव मनोरंजन स्थलों में से एक के रूप में खुद को स्थापित करने की राह पर है। इससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन और बढ़ी हुई वैश्विक पटल पर भारत की संस्कृति को एक नई पहचान मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। इसी क्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ कल पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा हुई। इस हमले के दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
भारत ने पाकिस्तान के स्वामित्व वाली और संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 23 मई तक बंद करने की घोषणा की। कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद ने भारतीय विमानन कंपनियों के स्वामित्व वाली और संचालित सभी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला किया था। भारत ने इस संबंध में नोटेम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी विमानों को 23 मई तक भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। ये कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। नोटाम के अनुसार ये प्रतिबंध 30 अप्रैल से 23 मई तक प्रभावी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों, पाकिस्तानी एयरलाइनों या ऑपरेटरों द्वारा संचालित स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिनमें सैन्य विमान भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जातिगत जनगणना देश हित में है। पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा कदम जातीय जनगणना का उठाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सबका साथ सबका विकास इस सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1951 में सरकार और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था, ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि गुणवत्ता घट जाएगी अगर आरक्षण मिलेगा। 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनता पार्टी के दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन उसे भी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने दबा दिया। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पर लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी नेता प्रधान ने कहा कि वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। बीजेपी के सुझाव से ही ऐसा किया गया। जब वीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से वो सरकार बनी थी। हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी सामाजिक न्याय की उपेक्षा की।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जिनका सामाजिक न्याय परिवार तक सीमित है, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था। लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरह से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है, कल जो फैसला लिया गया है केंद्रीय कैबिनेट की ओर से, ये बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया है कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो ये फैसला किया, वो इस फैसले को आप बहुत दूरगामी नजरिए से देख सकते हैं। इसमें क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बदलाव आने वाले समय में होंगे। और ये कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है चंद्रशेखर जोशी, ये लंबे समय से इस पर देखिए सरकार के अंदर चर्चा हो रही थी। और हम जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कुछ समय पहले इस बात के संकेत भी दिए थे कि इस पर सरकार आगे बढ़ सकती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते 2 दशकों में आप देखें कि जो फैसले लंबित थे ओबीसी कल्याण को लेकर या फिर समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने को लेकर, वो एक एक करके मोदी सरकार ने वो फैसले लिए हैं। चाहे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना हो, नवोदय या फिर केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण देना हो ओबीसी के छात्रों को, या अब एक बहुत बड़ा फैसला कि जनगणना में जातीय जनगणना होगी। देखिए, इसके परिणाम बहुत दूरगामी और सकारात्मक होंगे। जो एक तरह से वर्ग पीछे छूट गए हैं उनके लिए बेहतर योजनाएं बन सकेंगी। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ, हमने देखा कि कल श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव भी आज कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की ये जीत हुई है। बीजेपी का कहना है कि देखिए, ये पार्टियां दरअसल जो परिवारवादी पार्टियां जिनको सिर्फ अपनी परिवार की चिंता है, जब इनकी सरकारें थी या इनके समर्थन से सरकार चल रही थी, तब इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। 2011 में जब ये बात आई थी तो हम जानते हैं कि पी चिदम्बरम ने सदन में कहा था कि क्यों जातीय जनगणना नहीं हो सकती, और तब मांग के बावजूद जाति जनगणना नहीं रखी गई थी और एक कालम भर रखा गया, और जिसको बाद में जिस पर हमने देखा कि कोई उसका आंकड़ा जारी नहीं किया गया। तो आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना होने जा रही है, उसका एक कालम रखा जाने जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ओबीसी की भी गणना होगी, जो हमारी जानकारी के हिसाब से जल्दी इसका पूरा एक प्रोफार्मा सामने आ जाएगा, डिजिटल होगा और जियो फेंसिंग और तमाम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए हम जानते हैं कि बजट में एक आवंटन की भी एक प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। तो जल्दी ही अगले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि पूरा खाका सामने आ जाएगा। तो ये बहुत सोची समझी तरीके से एक विचार के बाद आगे बढ़ा गया है, कोई ये अचानक हुआ फैसला नहीं है। बीजेपी अब ये कह रही है कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जो भी फैसले लिए गए हैं, वो या तो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ने लिए हैं या फिर बीजेपी समर्थित सरकारों ने लिए हैं। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने की बात हो या फिर मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो, वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था, हम जानते हैं कि बीजेपी का समर्थन था, या फिर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, या नवोदय और तमाम केंद्रीय स्कूलों में छात्रों को आरक्षण देने से मुद्दा हो, ये सारे एक एक करके कदम है। और दूसरी तरफ राजनीतिक हिस्सेदारी में भी देखिए तो कहा जा रहा है कि देश के इतिहास में पहली बार केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए जो मोदी मंत्रिमंडल के हिस्सा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और तमाम जो योजना है, जो विश्वकर्मा योजना हो, जो खासकर देखें कि चूँकि ओबीसी समाज से तमाम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, उसमें उनके छात्रों को फ़ायदा होता है या युवाओं को फ़ायदा होता है। तो विश्वकर्मा योजना हो या उससे पहले उज्ज्वला योजना से अगर शुरुआत करें 2014 में बलिया से जिसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर तमाम केंद्र की योजनाएं हैं, उसका सबसे ज़्यादा फायदा वंचित वर्गों को मिला है। तो जो मोदी सरकार की एक सैद्धांतिक नीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर आगे बढ़ते हुए कदम उठाया गया। चूँकि भूलना नहीं होगा कि एक और ऐतिहासिक फैसला कुछ वर्षों पहले लिया गया था, जिसमें 10% आर्थिक तौर पर पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था। वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। और अब
जाति जनगणना कराने का फैसला। तो एक एक कर अब बीजेपी फैसले गिना रही है और विपक्ष की राजनीति पर निशाना साध रही है कि जब उनके पास सिस्टम भी था, सत्ता भी थी, तब उन्होंने वो क्यों नहीं किया। आश्रय लेने की कोशिश कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि उनके दबाव का नतीजा है। तो फिर वो पहले ये बताएं कि उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए। सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है और मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई है इस फैसले को लेने की। इससे पहले की सरकारों ने इस फैसले के लिए केवल इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इस फैसले को लेने की हिम्मत उनमें नहीं थी या उन्होंने नहीं दिखाई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश भर में जाति जनगणना कराए जाने के फैसले के बाद बिहार में खुशी का माहौल है। आज पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में मिठाई बांटकर जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये जदयू के लिए खुशी और गर्व का विषय है। खुशी और गर्व का विषय है कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनका जो विजन है उस विजन को आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग माना। वहीं जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग जातीय गणना को लेकर अपना क्रेडिट ले रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि यदि जातीय गणना का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विपक्ष की ही सरकार थी, लेकिन उन्होंने उस दौरान जातीय गणना नहीं करवाई थी। राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं, और जब बिहार में करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है कि 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया। और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा। सरकार के जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला है। डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जातीय जनगणना से जो आंकड़े आएंगे उससे बजट आवंटन में मदद मिलेगी, लक्षित समूहों तक सरकार पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग लंबे समय से विकास की धारा से वंचित रह गए हैं, उन तक विकास का उजाला पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया है, इसका क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं। आप लगातार इसको लेकर के संघर्ष करती रही हैं, संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाती रही कि जाति जनगणना हो। अब सरकार ने फैसला ले लिया है, क्या विजन है इसके पीछे और क्या फ़ायदा होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास अधिकृत आंकड़े आएंगे और महज आंकड़ों का संग्रह नहीं है। यानी ये आंकड़े आने के आगे की बात ये है कि सरकार इतने समय से बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सरकार करती है, लेकिन उसमें कैसे प्रेसिशन आए, कैसे जो टारगेटेड इंटरवेंशंस हम कर पाएँ, उसके लिए हमारे पास अधिकृत आंकड़े होने चाहिए। तो ये आंकड़े आने के बाद हमारे बजट एलोकेशन सही दिशा में होंगे, कहाँ
सही मायने में ज़रूरत है सरकार के इंटरवेंशंस की, वेलफेयर प्रोग्राम्स की, वहाँ लक्षित समूहों तक वो पहुँचेंगे तो जो लोग लंबे समय से वो विकास की मुख्य धारा से वंचित है उन तक विकास का उजाला पहुंचेगा। तो सामाजिक न्याय की दिशा में कितना अहम फैसला मानती हैं आप? जब हम विकसित राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं तो जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है उसको हाथ का सहारा लेकर आगे बढ़ाना है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का संकल्प है। हमारा रिकॉर्ड है, 11 वर्षों में हमने ऐसे अनेक फैसले किए हैं। विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठा रहा है। ये हमारे लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है और एक के बाद एक फैसले हमने अपने पिछले 2 कार्यकाल में किए हैं। इस कार्यकाल का ये बहुत ही बड़ा फैसला है और मोदी जी की सरकार अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी और विपक्ष कई नेता जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है वो अपनी जीत बता रहे हैं और इंडी अलायंस की जीत बता रहे हैं। जब आपके पास मौका था तब आप क्या कर रहे थे? तब आपको ओबीसी का ख्याल क्यों नहीं आया? और 6 दशक का समय छोटा नहीं होता और ये तमाम पार्टियां जो आज इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं ये बाहर से अंदर से सरकार के भीतर रह के समर्थन कर रही थी, तब इन्हें चिंता क्यों नहीं? ये तो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, तब इन्हें ख्याल क्यों नहीं आया कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए? अनुप्रिया जी का कहना है कि इससे देश की प्रगति में काफ़ी योगदान मिलेगा और जो भी समाज के वंचित लोग हैं और विकास की धारा में छूट गए हैं उनको इस विकास की धारा में जोड़ा जाएगा। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किए जाने का स्वागत किया है। As far as the census report is concerned, Karnataka government welcomes it. Already my leader Shri Rahul Gandhi also has welcomed it. We want a time frame in it. The Congress party is committed to give social justice to every section of the society. पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किए जाने का स्वागत किया। Initially I welcome it, but we are waiting for details. After getting details, we will try to say something. It is too early to say something. उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच का अभियान आज भी जारी है। बहराइच में अब तक 1.5 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की गई, जिनमें से 6 मदरसों को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक मदरसों को बगैर मान्यता संचालित न किए जाने की चेतावनी दी गई है। वैध दस्तावेज मांगने पर मदरसा संचालक आय व्यय, प्रवेश एवं छात्र उपस्थित रजिस्टर समेत कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। कहीं कब्रिस्तान तो कहीं बंजर भूमि पर अवैध निर्माण कर अनियमित तरीके से संचालित इन मदरसों को सील कर दिया गया है। जांच के दौरान अधिकांश मदरसे निजी मकानों में बिना कागजात और मानकों के चलते मिले। भारत नेपाल सीमा खुली हुई है, ऐसे में इस संवेदनशील क्षेत्र में बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। मदरसे सील हो चुके हैं और कुल के बारे में बताना चाहूँगा कि अब तक जो दोनों तहसीलों के कब्जे थे वो 384 थे और इन 384 में 127 अतिक्रमण मुक्त जो है इन अभियान के दिनों में किए जा चुके हैं। साथ ही 257 प्रकरण जो बचे हैं उन पर भी टीम जो है लगातार जा रही है और शीघ्र ही इसको भी जो है हम लोग जो है सरकारी बोली से कब्जे हटा दें। लापरवाही तहसील से लगातार कार्रवाई चल रही थी, बट उनके द्वारा जो शिथिलता बरती जा रही थी थोड़ा सा, तो उसको और तेज़ी से कराने के लिए उन पर जो है उनके वेतन तहसीलदार और एसडीएम्स के वेतन जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोके गए हैं ताकि वो कार्य और तेज़ी से हो। मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के उद्देश्य से 3 नई पहल की हैं। ये उपाय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं। इनमें मतदाता सूचियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण पर डेटा प्राप्त करना, बीएलओ को मानक पहचान पत्र जारी करना और मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना शामिल है। इसका मकसद नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, हमने इससे बहुत देख लिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत पहलगाम हमले का जवाब जरूर देगा। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया। अब और यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है 15 कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो मुल्क उसका जवाब दे सकता है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान उसकी तैयारी कर रहा है। आजकल तो मैंने सुना है कि कई इलाकों में हमारे पुंछ राजौरी और इसमें दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के 69वें स्थापना दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वित्त राज्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि वित्तीय अपराध आज राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ये देश की आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए उच्च स्तर के कौशल और दक्षता की जरूरत है और प्रवर्तन निदेशालय इस दिशा में पूरी क्षमता से काम कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और निदेशालय वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्तीय अपराध अब राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। यह एक बटन के क्लिक पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में फैल जाता है। यह न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक विश्वास और हमारे शासन संरचनाओं की विश्वसनीयता को भी खतरे में डालता है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल प्रवर्तन निदेशालय जैसी मजबूत संस्थाओं की आवश्यकता है, बल्कि एक गतिशील कानूनी ढांचे, अंतर एजेंसी समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निरंतर सतर्कता की भी आवश्यकता है। इस बदले परिदृश्य में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रोफेशनलिज्म और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। एक तरफ छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है, वहीं आज दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने एक बार फिर से विकास कार्य को रोकने के प्रयास में एक बेकसूर मुंशी की हत्या कर दी और सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद बलरामपुर पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। नीट यूजी परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र लीक होने का फर्जी दावा करने वाले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनलों पर एनटीए ने कार्रवाई की है। एनटीए द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए संदिग्ध दावों की रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से मिले इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने ऐसे 106 टेलीग्राम और 16 इंस्टाग्राम चैनलों की पहचान की है जो इस बारे में भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित कर रहे थे। एनटीए ने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को भी दी है ताकि इन चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। साथ ही एनटीए ने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी तत्काल इन चैनलों को हटाने को कहा है ताकि इस झूठ के प्रसार को रोका जा सके और छात्रों में अनावश्यक घबराहट न पैदा हो। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन आगामी 4 मई को होना है। परीक्षा से जुड़ी किसी भी संदिग्ध दावे की रिपोर्टिंग 4 मई को शाम 5 बजे तक की जा सकती है। मेजर जनरल लिसम्मा पीबी ने आज नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा MNS के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कोल्लम केरल से आने वाली और स्कूल ऑफ नर्सिंग मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर की पूर्व छात्रा हैं और उन्हें 1986 में कमीशन दिया गया था।
कला, कानून और अस्पताल प्रशासन में डिग्री के साथ एक अनुभवी नेता, उन्होंने कॉलेज ऑफ नर्सिंग CHAF बेंगलोर के प्रिंसिपल और आर्मी हॉस्पिटल R&R में प्रिंसिपल मैट्रन सहित प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।